नमस्कार, जनप्रभात सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। कोरोना टीकाकरण को सफल बनाने के लिए सरकार ने एक्शन प्लान पर काम करना शुरू कर दिया है। 4 राज्यों में टीकाकरण का ड्राई रन सफल हो चुका है। अब देश के सभी राज्यों में 2 जनवरी से कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन शुरू किया जाएगा। ड्राई रन को शुरू करने का लक्ष्य सभी राज्यों में टीकाकरण को सफल बनाना है, ताकि वैक्सीन के उपयोग की मंजूरी मिलने के बाद इस मेगा ड्राइव को आसानी से किया जा सके। सभी राज्यों की राजधानी की कम से कम 3 स्टेशन साइट पर इस अभ्यास को किया जाएगा। पीएम मोदी ने कहा है कि कोरोना के टीके को लेकर देश में सभी जरूरी तैयारियां चल रही हैं। भारत में निर्मित कोविड का टीका हर घर तक पहुंचे, इसके लिए कोशिशें अंतिम चरण में है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि टीकाकरण अभियान को सफल बनाने के लिए पूरा भारत एकजुट रहेगा। पीएम मोदी ने देशवासियों को नए साल की शुभकामनाएं दी। उन्होंने लोगों को कोरोना के खिलाफ दवाई भी कड़ाई भी का नया मंत्र दिया। उन्होंने कहा कि देश में संक्रमण के नए मामलों की संख्या कम हो रही है। इसका मतलब ये नहीं है कि लोग लापरवाही बरतें। टीकाकरण के बाद भी सावधानी बरतनी होगी। मुकेश अंबानी को पछाड़कर चीन के वाटर किंग झोंग सांसान एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। झोंग की कुल संपत्ति $70 अरब से बढ़कर $77 अरब पहुंच गई है। उन्होंने चीन के सबसे अमीर व्यक्ति और अलीबाबा के जैक मा को भी पछाड़ दिया है। सीबीआई ने कोलकाता में तृणमूल युवा कांग्रेस के महासचिव विनय मिश्रा के ठिकानों पर छापे मारे। ये छापेमारी कथित पशु तस्करी घोटाले को लेकर की गई है। वहीं दूसरी छापेमारी कोयला घोटाले को लेकर हुई है। विनय मिश्रा सीएम ममता बनर्जी के भतीजे के काफी करीबी है। भाजपा बंगाल प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने छापेमारी के बाद प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि बंगाल के एक पावर ब्रोकर विनय मिश्रा के यहां सीबीआई के छापे पड़े हैं। बंगाल के उच्च अधिकारियों की आपातकालीन बैठक हुई है। मुख्यमंत्री के यहां हलचल प्रदेश में चर्चा का विषय है। अखिलेश सरकार में मंत्री रहे गायत्री प्रजापति के घर से छापेमारी के दौरान ईडी ने 11 लाख रुपए के पुराने नोट बरामद किए हैं। इस दौरान ईडी को 5 लाख रुपए के सादे स्टाम्प पेपर और 1.5 लाख रुपए कैश भी मिला है। इसके अलावा 100 से अधिक बेनामी संपत्तियों के दस्तावेज मिले। सीएम योगी ने भदोही में कारपोरेट एक्सपो मार्ट का लोकार्पण किया। इसे सरकार ने 197 करोड़ 2 लाख की लागत से बनाया है। सीएम योगी ने कहा है कि एक्सपो मार्ट शुरू होने से भदोही के कालीन उद्योग को नई ऊंचाई मिलेगी। सीएम योगी ने भारत की छवि को लेकर बड़ा दावा किया है। सीएम ने कहा है कि 6 वर्ष पहले दुनिया मानती थी कि भारत एक पिछड़ा देश है। अब देखते ही देखते 6 वर्ष में पीएम मोदी ने भारत की तस्वीर को दुनिया के सामने बदल कर रख दिया है। आज दुनिया भारत के पीछे जाने के लिए मजबूर है। क्लेट के लिए 1 जनवरी से आवेदन शुरू हो रहे हैं। आवेदन ऑनलाइन होंगे। परीक्षार्थी 31 दिसंबर तक आवेदन कर सकेंगे। वहीं परीक्षा ऑफलाइन होगी। इसका आयोजन 9 मई की दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक किया जाएगा। केंद्र सरकार ने जीएसटी भरने वाले लोगों को राहत दे दी है। सरकार ने वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए जीएसटी फाइल करने की तारीख को बढ़ा दिया है। अब आप 28 फरवरी तक जीएसटी रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। वर्तमान में 31 दिसंबर आखिरी तारीख थी। मध्य प्रदेश सरकार हेरिटेज वाइन पॉलिसी लेकर आ रही है। इसके तहत सरकार अब महुए की शराब बनाकर बेचने की तैयारी कर रही है। इसे सीएम शिवराज जल्द ही कैबिनेट की बैठक में पास करेंगे। इस पॉलिसी से आदिवासियों को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। पूर्वी राजस्थान, दिल्ली, पश्चिमी यूपी में 2 से 6 जनवरी तक बूंदाबांदी होगी। मौसम विभाग ने बताया कि 4 से 5 जनवरी को पूर्वी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी यूपी में ओले गिर सकते हैं। इसके अलावा दिल्ली में 3, 4 और 5 जनवरी को बारिश हो सकती है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार ने उद्योगपतियों का अरबों रुपए का कर्ज माफ कर दिया, जिससे 11 करोड़ गरीब परिवारों को 20-20 हजार रुपए दिए जा सकते थे। ये मोदी सरकार की हकीकत है। सरकार के पास किसानों के लिए पैसे नहीं है। कृषि कानूनों के खिलाफ केरल विधानसभा में प्रस्ताव पास हो गया है। प्रस्ताव को कांग्रेस सहित विपक्षी दलों ने समर्थन दिया। यहां अप्रत्याशित रूप से भाजपा के एकमात्र विधायक ओ राजगोपाल ने भी प्रस्ताव का समर्थन किया है। बता दें कि राजगोपाल अटल सरकार में मंत्री रहे थे। प्रस्ताव पास होने के बाद केरल सीएम पिनराई विजयन ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि किसानों की वास्तविक चिंताओं को दूर किया जाना चाहिए। केंद्र को तीनों कृषि कानूनों को वापस लेना चाहिए। देश कठिन परिस्थिति से गुजर रहा है। किसानों के साथ खड़ा होना राज्य का कर्तव्य है। बीजेपी प्रवक्ता शहनवाज हुसैन ने कृषि कानूनों को लेकर केरल सरकार पर हमला बोला है। शहनवाज ने कहा है कि केरल सरकार केजरीवाल की तरह है। केरल सरकार कृषि कानूनों को लेकर अपनी राजनीति कर रही है। वो अपनी कमियों को छुपाने के लिए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रस्ताव पारित कर चर्चा में बने रहना चाहती है। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने दिल्ली में कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शनकारी पंजाब के किसानों से मुलाकात की है। सलमान ने बताया कि सरकार के पास किसानों के हित के लिए योजना है तो किसानों को बताएं, लेकिन किसानों के लिए सरकार के पास कोई योजना नहीं है।
फरीदकोट के जिला प्रधान बिंदर सिंह गोले ने केरल सरकार की तारीफ की है। बिंदर ने कहा है कि केरल सरकार ने कृषि कानूनों के खिलाफ प्रस्ताव पारित करके अच्छा काम किया है। ये बात केंद्र सरकार को भी समझना चाहिए। साथ ही 4 जनवरी की बैठक में कानून को रद्द कर देना चाहिए। आप विधायक और प्रवक्ता राघव चड्ढा ने दिल्ली जल बोर्ड के कार्यालय में तोड़फोड़ के मामले में पुलिस कमिश्नर से समय मांगा है। राघव ने कहा कि पहले दिल्ली जल बोर्ड के दफ्तर में तोड़फोड़ की गई, अब आप नेताओं को धमकियां देकर हमले किए जा रहे हैं। के 14 वर्षीय लियोन मेंडोका ने खास उपलब्धि हासिल की है। लियोन ने इटली में आयोजित तीसरा और आखिरी नॉर्म हासिल किया है। इसी के साथ वे भारत के 67वें ग्रैंड मास्टर बन गए। उन्होंने 14 वर्ष 9 महीने और 17 दिन में यह उपलब्धि हासिल की है। साल 2020 का आखिरी कारोबारी दिन सुस्त शुरुआत से शुरू हुआ। इसके बाद शेयर बाजार ने रफ्तार पकड़ी। सेंसेक्स 85 अंक ऊपर चढ़कर 47,831 के स्तर पर पहुंचा। वहीं निफ्टी 18 अंक ऊपर चढ़कर 14,000 के स्तर पर पहुंच गया। ये पहली बार है जब निफ्टी ने 14,000 का आंकड़ा छुआ है। हालांकि आखिरी दिन जियो ने सभी नेटवर्क पर कॉल फ्री कर दी है। ये सेवा 1 जनवरी से लागू होगी। जियो ने इसका नाम हैप्पी न्यू ईयर ऑफर 2021 दिया है। बता दें कि जियो ने अन्य नेटवर्क पर कॉलिंग के लिए प्रत्येक प्लान के पैसे देने होते थे। भारत में ब्रिटेन वेरिएंट जीनोम के संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है। देश में अब तक 25 मामलों का पता चला है। एनआईवी पुणे लैब द्वारा 4 और आईजीआईबी दिल्ली में 1 नया मामला मिला है। सभी 25 संक्रमितों को आइसोलेट किया गया है। तेलंगाना पुलिस ने एक और चीनी नागरिक को गिरफ्तार किया है। इन पर मोबाइल ऐप के जरिए तुरंत लोन घोटाला मामले में शामिल होने का आरोप है। ये भारत में चीनी कंपनियों का प्रमुख बताया जा रहा है। तेलंगाना पुलिस अब तक 4 चीनी नागरिकों को गिरफ्तार कर चुकी है। दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल ने एक बार फिर ओपीडी सर्विस शुरू होने जा रही है। इसकी शुरुआत नए साल से हो सकती है। बता दें कि कोरोना संकट के चलते एनजीपी में ओपीडी सर्विस को बंद कर दिया गया था। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष विवादित बयानों को लेकर एक बार फिर सुर्खियों में है। उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए अब युवाओं को हथियार उठाना होगा। सभी हिंदू देवी देवताओं के हाथों में हथियार होते हैं। अगर कोई अहिंसा की बात करता है तो उसे पकड़ो और चांटे मारो। आरजेडी नेता श्याम रजक ने जेडीयू के विधायकों को लेकर बड़ा बयान दिया। रजक ने कहा कि जेडीयू में टूट होना तय है। पार्टी के विधायक पार्टी छोड़कर जल्द ही आरजेडी में शामिल होंगे। ये बयानबाजी हिमाचल में जेडीयू के विधायकों के बीजेपी में जाने के बाद से जारी है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने आरजेडी नेता श्याम रजक पर पलटवार किया है। सीएम नीतीश ने कहा है कि बिहार की राजनीति में नेता बेबुनियाद बातें कर रहे हैं। नेता बिना सर पैर की बातें करके माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वे कभी कामयाब नहीं होंगे। झारखंड के कोडरमा से भुवनेश्वर जा रहे 2 मजदूरों के साथ अजीब घटना घटी। यहां राजधानी एक्सप्रेस से अभद्रता करते हुए टीटीई ने दोनों मजदूरों को उतार दिया, जबकि दोनों के पास कन्फर्म टिकट था। टीटी ने कहा कि तुम्हारी औकात राजधानी में सफर करने की नहीं है। दिल्ली हाई कोर्ट ने मशहूर कथक कलाकार बिरजू महाराज को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने केंद्र सरकार के नोटिस पर रोक लगा दी है। बता दें कि सरकार ने बिरजू महाराज को 31 दिसंबर तक सरकारी आवास खाली करने का नोटिस भेजा था। हरियाणा की जेलों में अब कैदियों का अपना रेडियो स्टेशन होगा। इस प्रकार के पहले रेडियो स्टेशन की शुरुआत सेंट्रल जेल अंबाला, पानीपत और जिला जेल फरीदाबाद से की जाएगी। रेडियो स्टेशन का टीजेआर यानी तिनका जेल रेडियो नाम रखा गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश के सरकारी अस्पतालों में 36,433 वेंटिलेटर की आपूर्ति की गई है। इसकी औसत लागत 2 से 10 लाख रुपए के बीच है। घरेलू उद्योगों ने इन उपकरणों का निर्माण शुरू कर दिया है। वहीं कोरोना काल से पूर्व देश में 16,000 वेंटिलेटर थे। कांग्रेस ने केजरीवाल सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। पार्टी प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा है कि पराली नष्ट करने के मकसद से पूसा बायो डिकम्पोजर बनाया गया है। छिड़काव और किसानों को कैप्सूल बांटे जाने की कवायद में घोटाला हुआ है। इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। मंत्रालय ने 2019-20 के लिए ईपीएफ पर 8.5% ब्याज देने का फैसला किया है। वित्त मंत्रालय की सहमति मिलने के बाद 6 करोड़ से अधिक खाता धारकों को लाभ दिया जाएगा। श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने अधिसूचना को औपचारिक मंजूरी दी। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने 7 जनवरी से कैंपस नहीं खोलने का ऐलान किया। यूनिवर्सिटी के पीआरओ ने कहा कि एक फेक सर्कुलर सोशल मीडिया में वायरल हो रहा था। इसमें 7 जनवरी से यूनिवर्सिटी खोलने का दावा किया जा रहा है, लेकिन ये सूचना फेक है। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को पत्र लिखा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में संवैधानिक अधिकारों का हनन हो रहा है। लोकतांत्रिक व्यवस्था को छिन्न भिन्न किया जा रहा है। बिना जरूरत के धारा 144 लगाई जा रही है। मॉडर्ना का टीका प्रायोगिक परीक्षण में 94% असरदार पाया गया है। इस संबंध में एक अध्ययन प्रकाशित हुआ है। अध्ययन के अनुसार 30,000 से अधिक प्रतिभागियों पर औचक परीक्षण किया गया। अमेरिका में ब्रिघम एंड विमेंस हॉस्पिटल में ये परीक्षण किया गया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा प्रौद्योगिकी फोरम गठित किया जाएगा। इसका मकसद देश में तकनीकी शिक्षा को मजबूत बनाना और उद्योगों की जरूरतों को पूरा करना है। उन्होंने कहा कि शिक्षा के परिदृश्य में आमूलचूल बदलाव किया जा रहा है।
मध्य प्रदेश के इंदौर में आदर्श रोड पर गरीबों की मदद के लिए शिक्षा की दीवार शुरू की गई है। इसे शुरू करने वाले दिलीप शर्मा ने बताया है कि यहाँ गरीबों की मदद के लिए पहले नेकी की दीवार बनाई थी। लोग यहाँ से कपड़े ले जाते थे, अब लोग यहाँ से किताबें ले जाते हैं। जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह ने टेररिस्ट रैकेट पर बड़ा दावा किया है। दिलबाग ने कहा है कि 2019 के मुकाबले 2020 में रैकेट में शामिल होने वालों की संख्या बढ़ी है। इसमें शामिल होने वाले 70% लोग मारे गए हैं या फिर उनको गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कोरोना पॉजिटिविटी दर घटने का दावा किया है। मंत्री ने कहा कि यह घटकर 0.8% हो गई है, जबकि 7 नवंबर को 15.26% थी। अब दिल्ली में 85% से ज्यादा बेड खाली हैं। वैक्सीनेशन के लिए 1000 सेंटर तैयार किए जा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कोरोना वैक्सीन पर जारी होने वाले फतवों पर बयान दिया है। नकवी ने कहा कि ऐसा लगता है कि फतवों की दुकान खुल गई है, जो सब्जी की तरह फतवे बेचते हैं। ये फतवा के फर्जी फेडरेशन हमेशा लोगों को गुमराह करने के लिए खड़े होते हैं। गाजियाबाद के गाजीपुर बॉर्डर पर आंदोलनकारी किसानों के लिए अस्थायी मॉल शुरू किया गया है। इस मॉल में किसानों से जुड़ा हर सामान मिल रहा है। इस मॉल को यूपी के लखीमपुर खीरी के शख्स ने शुरू किया है। ये इसे सिख सेवा सोसाइटी यूपी के जरिए चला रहा है। हरियाणा सीएम खट्टर ने किसानों को लेकर विपक्षी दलों पर निशाना साधा है। सीएम ने कहा कि किसान हमारे भाई हैं, उनको दूसरी राजनीतिक पार्टियों ने उकसाया है, जिसके चलते ये आंदोलन शुरू हुआ है। अब जल्द ही सरकार इस समस्या का समाधान निकाल लेगी। हरियाणा सीएम खट्टर ने किसान कल्याण प्राधिकरण का गठन किया है। खट्टर ने कहा है कि अब कौन सी फसल बोने से किसान को लाभ होगा, इसकी योजना कैसे बनाई जाए, ये सभी काम किसान कल्याण प्राधिकरण ही करेगा। एनसीआर में बृहस्पतिवार को प्रदूषण का स्तर एक बार फिर से बढ़ गया है। एनसीआर में ग्रेटर नोएडा सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर रहा। ग्रेटर नोएडा में वायु गुणवत्ता सूचकांक 358 दर्ज किया गया है। वहीं गाजियाबाद में 318, दिल्ली में 332 और नोएडा में 272 दर्ज किया गया। विराट कोहली ने आईसीसी टेस्ट बल्लेबाजों की रैंकिंग में दूसरा स्थान बरकरार रखा है। कप्तान अजिंक्य रहाणे 5 पायदान चढ़कर शीर्ष 10 में पहुंच गए हैं। रहाणे ने मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे टेस्ट में 112 और नाबाद 27 रन बनाए थे। इससे भारत को 8 विकेट से जीत मिली थी। गेंदबाजों की रैंकिंग में स्पिनर आर अश्विन 2 पायदान चढ़कर 7वें स्थान पर आ गए हैं। वहीं तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह 9वें स्थान पर पहुंच गए। रविंद्र जडेजा हरफन मौलाओं की सूची में तीसरे नंबर पर बने हुए हैं। वे जैसन होल्डर से 7 ही अंक पीछे हैं। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।